हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स 12th क्लास के लिए। हमने मैट्रिक्स के बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टाइप्स, समान मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ऊपर आधारित संक्रियाएं जिसमें योग, व्यवकलन, गुणन, अदिश गुणन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स के योग के गुणधर्म, मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म, मैट्रिक्स की घातों के बारे में बात करने वाले हैं और उन पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए। तो है मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। हमने कल जो लास्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मैट्रिक्स योग के बारे में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को हम सामान्यतः तभी जोड़ सकते हैं जब उनका कोटि समान हो, और मैट्रिक्स को जोड़ने से मैट्रिक्स से प्राप्त होता है। दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो मैट्रिक्स से प्राप्त होता है और उसके जो अवयव होते हैं वो दोनों मैट्रिक्स के या तीन मैट्रिक्स के संगत अवयवों के योगफल से प्राप्त होते हैं। ये हमने बेसिक चीज पढ़ ली थी। तो अगर हम गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहला गुणधर्म होता है क्रम विनिमयता। नाम में आपको दिख रहा होगा कि क्रम का मतलब हम अगर क्रम चेंज कर दे, विनिमय मतलब बदल दे कि यानी यदि दो मैट्रिक्स ए व बी है तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। यानी अगर हम a प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उससे जो परिणाम आएगा, जो उससे रिजल्ट आएगा, वो b प्लस ए को करने से भी वही आएगा। इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये क्या करते हैं, क्रम विनिमय। क्रम मतलब उल्टा, क्या आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझना चाहें कि मान लो कि a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और b कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 8। जैसे आप a प्लस बी करेंगे तो मैं डायरेक्ट करता हूं 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10 और 4 प्लस 8 12। ये चीज क्लियर हुई। आप b प्लस ए करें तो आप करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 और 3 10 और 8 और 4 12। तो आप देखें कि जब आप a प्लस बी करें यानी a में b को जोड़े या b में a को जोड़े, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो मैट्रिक्स का जो योग है वो क्रम विनिमय को पालन करता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें दूसरे गुणधर्म की, सेकंड गुणधर्म है साचर्य। साचर्यता क्या कहती है कि यदि तीन मैट्रिक्स ए बी सी है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम a और b को जोड़े, जैसे पहले जोड़ा था, और उसके अंदर हम किसको जोड़े, c को जोड़े, तो उससे भी वही परिणाम या उससे वही आंसर आएंगे जो b प्लस सी को जोड़ने में a को जोड़ा जाए। यानी इसमें हमने a प्लस बी को पहले जोड़ा है और फिर c में जोड़ा है, इसमें हमने b प्लस सी को पहले जोड़ा है फिर किस में जोड़ा है, a में। तो दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, जैसे हम सिंपल थे नॉर्मल जोड़बाकी में या नंबर में करते हैं। तो ये जो दोनों नियम हैं ये नंबर सिस्टम की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का योग है वो नंबर सिस्टम की तरह ही काम करता है। जैसे 2 प्लस 5 7 होता है तो मैट्रिक्स हम 2 प्लस 5 7 ही लिखेंगे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक को पढ़ने से पहले देखो, योज्य का मतलब होता है योग और तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। यानी हम ऐसी क्या चीज करें, जैसे आपको सिंपल से अगर मैं बोलूं, जैसे आपको नंबर की बात करते हैं पहले हम, क्योंकि मैट्रिक्स एक तरीके से नंबर ही है, कि अगर हम बात करें कि 2 में मैं प्लस मतलब योग, ऐसा क्या जोड़ूं कि 2 ही आ जाए, तो आप सोचिए क्या जोड़े, 0। सिंपल सी बात है कि 2 में हम क्या जोड़े, 0, तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। या फिर 0 को हम 2 में जोड़े तो क्या आएगा, 2। तो आप देख रहे हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी संख्या में जोड़िए, रिजल्ट क्या आने वाला है, वही नंबर आने वाला है। तो वो क्या कहलाता है, तत्समक। तो क्या बोलेंगे, यदि A मैट्रिक्स है तो a प्लस 0 या 0 प्लस a करें, क्या आएगा, a आएगा। तो सर यहाँ पे 0 क्या है, 0 शून्य मैट्रिक्स है। वहां सर
यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, नंबर की बात कर रहे थे, एक संख्या की बात कर रहे थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में नंबर नहीं जुड़ सकता। यानी आप बोले कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें आप 0 जोड़ दो या 5 जोड़ दो, तो हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और ये एक अदिश राशि है। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, और या फिर जीरो में ए को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे जो ये जो जीरो है ये क्या है, योज्य तत्समक। तत्समक मतलब कि हम ऐसी क्या चीज करें, तो क्या करना है, योग करें। तो हम ऐसा क्या जोड़े मैट्रिक्स ए में कि मैट्रिक्स ए आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, शून्य मैट्रिक्स। तो शून्य मैट्रिक्स क्या कहलाता है बच्चों, योज्य तत्समक कहलाता है। चौथा गुणधर्म है योज्य प्रतिलोम। अब देखो सिंपल सी बात यह है, जैसे हमने योज्य तत्समक पढ़ा वैसे ही योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब योग करने से, अब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम। तो आप वापस से हम वही चीज बात करते हैं नंबर की। जैसे हमने बात करी पहले कि हम दो में ऐसा क्या जोड़े कि दो ही आ जाए, तो जीरो। तो जीरो क्या हो गया, तत्समक। जीरो क्या हो गया, तत्समक संख्या का। वैसे ही अगर हम दो में क्या ऐसा नंबर चीज जोड़े कि क्या आ जाए, जीरो। जीरो यानी तत्समक। तो सोचो कि दो में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए, तो आपको सिंपल से सबको पता लग गया होगा कि x का मान होगा -2। x का मान क्या होगा, -2। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि दो में ऐसा मैं क्या जोड़ू कि दो ही आ जाए, तो दो में क्या जोड़े, जीरो। तो जीरो क्या कहलाएगा, तत्समक, एक संख्या के लिए, योज्य तत्समक संख्या के लिए। अगर दो में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए यानी तत्समक आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, -2। तो ये जो -2 है ये है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम नाम क्यों पड़ा, उल्टा, और योज्य नाम क्यों पड़ा, जोड़ने से आ रहा है। ऐसे आप गुणन में पढ़ेंगे जब गुणा से आएगा। तो यहाँ पे है योज्य प्रतिलोम, यदि ए मैट्रिक्स है तो, ए मैट्रिक्स है तो ए में हम -a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो तो क्या है बच्चों, तत्समक, और -a क्या है, योज्य प्रतिलोम। -a क्या है, योज्य प्रतिलोम। तो यदि किसी मैट्रिक्स में ऐसी क्या चीज जोड़ी जाए कि जीरो आ जाए यानी तत्समक आ जाए, क्योंकि हमने में पढ़ा था कि शून्य क्या होता है, तत्समक होता है योज्य, तो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। पांचवा गुणधर्म है निरसन नियम। यानी निरसन नियम क्या कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो b बराबर c होगा। इसको बोलते हैं बाया निरसन। बाया को किस में हम बाई साइड का कट कर सकते हैं। ऐसे ही b प्लस a बराबर c प्लस a, तो क्या होगा, b बराबर c, इसे हम बोलेंगे दाया निरसन। यानी अगर a प्लस बी बराबर a प्लस सी आ रहा है तो सिंपल सी बात है ये कब होगा, जब b बराबर क्या होगा, c होगा। क्योंकि जो मैट्रिक्स का योग है वो एक तरीके से संख्या की तरह काम कर रहा है। जैसे b प्लस a करेंगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b बराबर c। इसे हम क्या बोलेंगे, दाया निरसन। निरसन मतलब कैंसिलेशन लो, ठीक है। तो ये हमारा योग का गुणधर्म क्लियर। तो हमने पढ़ा मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के गुणधर्म क्या है, सबसे पहला वही क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय यानी मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का सामान्यतः पालन नहीं करता है। यानी जरूरी नहीं है कि करे या हो। यानी हम कह सकते हैं यदि a व b मैट्रिक्स है तो a b बराबर नॉट इक्वल टू b। क्योंकि कई बार ऐसा होगा बच्चों, हम इसमें अगर केस देखें कि जैसे मान लो कि a की कोटि 2 गुणा 3 है और b की कोटि 3 गुणा 2 है या 3 गुणा 1 है। तो जब आप a b निकालेंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो कैसे चेक करेंगे, a की कोटि 2 गुणा 3 और b की कोटि 3 गुणा 1।
तो ये 3 3 बराबर है, तो आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 गुणा 1 का। लेकिन अगर आप बात करें बी ए की, तो बी की कोटि होगी 3 गुणा 1 और ए की कोटि होगी 2 गुणा 3, तो आप देखेंगे 1 और 2 बराबर नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो क्या दिखा कि ए बी आ तो रहा है और बी ए आ ही नहीं रहा, तो जब आएगा ही नहीं तो हम इक्वल कैसे कह सकते हैं। और एक बार कंडीशन क्या होगी कि ए मान लो 2 गुणा 3 और बी 2 गुणा 2 या 3 गुणा 2, तो आप देखेंगे कि जब ए बी निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 गुणा 2 का बच गया। और जब आप बी ए निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया, 3 गुणा 3 का बच गया। अब आप देखेंगे कि ए बी भी निकल रहा है और बी ए भी निकल रहा है, लेकिन दोनों की जो कोटियां हैं वो क्या नहीं है, समान नहीं है, तो यहाँ पे कैसे इक्वल कह सकते हैं। तीसरी चीज अगर हम बात करें कि ए की कोटि 2 गुणा 2 और बी की कोटि भी 2 गुणा 2, तो ए की कोटि 2 गुणा 2 ही आएगी, ए बी की 2 से 2 हट जाएगा, और बी ए की बात करें तो वो भी 2 गुणा 2 आएगी। लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि दोनों इक्वल है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोटि बराबर होने से क्या इक्वल थोड़ी होते हैं। हमने पढ़ा था वीडियो में कि वे मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती है जिनकी कोटियां तो बराबर हुई हो, साथ में संगत अवयव भी बराबर हो। तो यहाँ पे कोटियां बराबर आ रही है, लेकिन जरूर नहीं है कि हम कह सकते कि ए बी बराबर बी ए है, यानी हम कंप्लीट तरीके से श्योरिटी से नहीं कह सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए सामान्यतः पालन नहीं करता। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है साचर्य। साचर्य यदि 3 मैट्रिक्स ए बी व सी है तो, यदि 3 मैट्रिक्स ए बी सी है तो ए बी का गुणनफल गुणा सी और ए का गुणनफल बी गुणा सी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि ए और बी को गुणा करेंगे और फिर उस गुणा से जो परिणाम आएगा उसको हम सी से गुणा करेंगे, या फिर बी और सी को गुणा करने से जो परिणाम आएगा उसको हम ए से गुणा करेंगे, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो गुणन होता है वो साचर्य नियम की पालना करता है। ठीक है, इसके ऊपर आगे हम एग्जांपल्स भी लेंगे। तीसरा जो गुणधर्म है वो है गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो गुणन तत्समक क्या कहता है कि अब वही वाली बात, एक नंबर के हम सोचें, मैट्रिक्स एक तरीके से नंबर के जैसे काम कर रहा है कि आपसे मैं पूछूं कि 2 को मैं किससे गुणा करूं कि 2 ही आ जाए, सोचिए, तो आपके दिमाग में आएगा सर 2 एकम 2। तो सिंपल सी बात है कि हमने 2 को किससे गुणा किया बच्चों, 1 से कि 2 आ जाए। तो वही यदि ए मैट्रिक्स है तो हम ए को किससे गुणा करें कि ए ही आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 1 से, लेकिन मैंने क्या बोला, हम एक कोई संख्या से गुणा नहीं कर सकते, हम किससे गुणा करेंगे, आई से, तो क्या आ जाएगा ए। तो यहाँ पे जो ये आई है वो क्या है, इकाई मैट्रिक्स। क्या है, इकाई मैट्रिक्स। तो याद रखें मैट्रिक्स का जो गुणन तत्समक होता है वो क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है। जैसे योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स, वैसे इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, गुणन तत्समक होता है। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स को जब आई से गुणा करेंगे तो ए आएगा, या आई को ए से गुणा करेंगे तो भी ए ही आएगा। ठीक है, तो आई किस तरह काम करेगा, एक के जैसे काम करेगा। तो क्लियर हुआ ये भी। अब 5वां गुणधर्म है गुणन का, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो गुणन प्रतिलोम की बात करें, यदि ए मैट्रिक्स है तथा बी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है तो आपको सिंपल सी बात वापस एक बार मैं वहां पे लेके चलता हूं कि 2 को हमने 1 से गुणा किया तो क्या आया, 2। तो यानी 1 क्या हो गया हमारा, गुणन तत्समक। अब आप मुझे ये चीज बताओ कि 2 को मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए, 1 यानी तत्समक आ जाए। परिभाषा दोबारा समझे, तत्समक क्या होता है कि हम ऐसी क्या संक्रिया करें कि वही वापस आ जाए। तो अगर योग से आ रहा है तो योज्य तत्समक बोलेंगे, और गुणा से आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, गुणन तत्समक बोलेंगे। जैसे हमने 2 में क्या जोड़ा कि
दो आ जाए तो जीरो, तो जीरो योज्य तत्समक हुआ। दो में क्या गुणा करेगी, दो आ जाए तो एक, एक क्या होगा गुणन तत्समक हुआ। अब प्रतिलोम की परिभाषा आप समझिए कि दो में कौन किससे गुणा करें, दो में हम क्या जोड़े कि जीरो आ जाए तो वो योज्य प्रतिलोम हुआ। दो में हम क्या गुणा करें कि एक आ जाए, तो आप सोचिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर दो को 1/2 से गुणा करें, तो ये जो 1/2 है ये क्या है, गुणन प्रतिलोम। तो ए मैट्रिक्स तथा बी मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर आई हो या बी ए बराबर आई हो, यानी ए को बी से गुणा करने पर क्या आ जाए, आई, आई यानी तत्समक, आई यानी क्या आ जाए, तत्समक आ जाए, क्या आ जाए, तत्समक आ जाए। तो जो ए तथा बी, ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोम होते हैं, यानी ए और बी को गुणा करने पर अगर आई यानी इकाई मैट्रिक्स आ जाए, यानी तत्समक यानी इकाई मैट्रिक्स आ जाए, तो ए और बी परस्पर क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। यानी ए का बी प्रतिलोम होगा और बी का ए प्रतिलोम होगा। और इसी के ऊपर हम एक अलग से चैप्टर बनता है व्युत्क्रम मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ए को बी से गुणा करें तो क्या आ जाना चाहिए, आई आ जाना चाहिए। तो ए बी का प्रतिलोम और बी ए का प्रतिलोम कहलाता है। तो ये चीज भी क्लियर। तीसरी चीज हमने योग और गुणन के बाद पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के धन पूर्णांक घात। घात का मतलब होता है पावर, डिग्री। तो यदि ए मैट्रिक्स है, और याद रखिए आप घात तभी निकाल पाएंगे जब क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स। ये कंडीशन है, क्यों है अभी आगे हम पढ़ेंगे। यदि ए कोई मैट्रिक्स है और आपको मान लो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का ए से गुणा करके, और गुणा हम सीख चुके हैं। अगर मान लो आपको ए क्यूब निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ए का ए स्क्वायर का ए से गुणा करके। अगर आपको ए 4 निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से करके, या फिर ए क्यूब को ए से करके। इसी प्रकार अगर आपको ए की घात n का निकालना है तो आप ए की घात n-1 को कैसे गुणा करेंगे, ए से। तो आप इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। तो घात दो घात निकालनी है तो a इंटू ए करना है, ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए करना है, ए की घात 4 निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर ए क्यूब इंटू ए कर सकते हैं। ज्यादा आसान ये रहेगा क्योंकि इसमें हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है सर कि वर्ग मैट्रिक्स ही क्यों है, वर्ग मैट्रिक्स ही क्यों है। तो देखो अगर मान लो ए की कोटि आपने ली 2 गुणा 3, अब आप ए को ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं यानी ए गुणा ए, तो ए की कोटि 2 गुणा 3 और ए की कोटि 2 गुणा 3। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल होगा, क्या ये निकल सकता है, सोचिए। नहीं निकल सकता क्योंकि 3 और 2 बराबर नहीं है। अगर इसकी जगह हमने लिया, अभी कौन सी मैट्रिक्स होगी, आयताकार, और इसकी जगह हमने लिया वर्गाकार, ए की कोटि है 2 गुणा 2। अब आप ए स्क्वायर निकालने वाले यानी ए गुणा ए की कोटि 2 गुणा 2 और इसकी कोटि भी 2 गुणा 2, तो 2 और 2 बराबर है, तो यानी यहाँ निकलेगा। और कितनी कोटि का आएगा, उतनी कोटि का आएगा, 2 गुणा 2। तो याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स की घात तभी पॉसिबल है जब वो कैसी मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। और वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम ए स्क्वायर फर्स्ट, ए क्यूब, A4 और AN जितना भी आप निकालना चाहते हैं वो सब निकाल सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम इन 3 टॉपिकों के ऊपर 3 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A मैट्रिक्स गिवन है तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए A स्क्वायर बराबर 2A होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, वरना वीडियो कंटिन्यू करिए। A बराबर लिखा हुआ है 1 -1 -1 1, ठीक है। A स्क्वायर निकालना है, A स्क्वायर का मतलब हो गया A रूट है, और A स्क्वायर तभी निकलेगा जब वर्ग मैट्रिक्स हो। तो आपको दिख रहा है वर्ग मैट्रिक्स को किसकी कोटि है, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ। A की जगह A का मान 1 -1 -1 1, और A की जगह 1 -1 -1 1। अब गुणा करना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, मैंने बताया था मैट्रिक्स गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से। तो पंक्ति का स्तंभ से करते हैं, तो 1 का 1 से करेंगे 1, -1 का -1 से करेंगे -1 + -1,
फिर 1 का -1 और फिर -1 का -1 से माइनस, फिर -1 का -1 और 1 का -1 से करेंगे -1, फिर माइनस इंटू माइनस +1 और फिर +1। तो आपको दिखा 1 और 1 2, -2 -2 और 2। आपको दिख रहा है कि सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। वो मैंने इसलिए लिया 1 -1 -1। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो चीज़ ब्रैकेट में है यही हमारा a था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 और आगे लिखा था a स्क्वायर। तो आपको चीज़ क्लियर हुई कि a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2a। तो वापिस समझिए, मैट्रिक्स का स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब वर्ग मैट्रिक्स हो। और गुणा कैसे करना है, जैसे हम सिंपल करते आ रहे हैं, पंक्ति का स्तंभ से, यानी ऐसे वाली लाइन का ऐसे गुणा करना है और एक एक अवयव का एक एक से करना है, ये आप ध्यान रखें। और बीच में क्या लगाना है, प्लस साइन लगाना है। आपके मन में आ रहा है सर माइनस कैसे आया, वो चिन्ह की वजह से आया है, साइन की वजह से आया है। तो ये हमारा सोल्व हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a 2 -1 3 2, b 0 4 -1 7, तो 3a स्क्वायर -2b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। a लिख लेते हैं 2 3 -1 2, b लिख लेते हैं 0 4 -1 7। ये आपके पास 2 वैल्यू होगी। अब आपको निकालना है 3a स्क्वायर -2b। तो पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब a गुणा a की जगह 2 3 -1 2, 2 3 -1 2। यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब गुणा करना शुरू करते हैं। तो किससे करेंगे, पंक्ति का स्तंभ से। तो 2 दूनी 4 और 3 को -1 से गुणा करा -3, 2 -2 और -1 को करा -2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, -3 + 4। तो आप देखेंगे आंसर आया 1 -4 12 और 1। वापिस देखें, पंक्ति का स्तंभ से, बार बार रिमाइंड करें, याद रखें, 2 दूनी 4 -3 का -1 से करा, 2 -2 -1 का 2 से करा -2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, फिर 3 1 का -3, 2 का 2 से 4। याद है क्या? अब हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं जो हमें चाहिए, 3a स्क्वायर -2b। 3 a स्क्वायर का मान रखेंगे 1 12 -4 1, -2 और b का मान 0 4 -1 7। यहाँ तक सही समझ में आई? वैल्यू पुट करें। आदिश राशि का गुणनफल बताया था कि प्रत्येक गुणा होगा 3 12 36 माइनस का सॉरी 3, 2 से गुणा होगा 0 8 -2 14। मैट्रिक्स का घटाना हम पढ़ चुके हैं, 3 -0 -12 -8 36 + 2 को माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और 3 -14। यहाँ से आंसर आया 3 20 38 और -11। यह आपका आंसर। तो इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं और ऐसा ही सवाल 2018-19 बोर्ड में आया हुआ है। तो आपको क्लियर हुआ है सवाल कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि a कोई मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, तीसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में बराबर 0 है, 0 शून्य मैट्रिक्स है, तो a का मान याद करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप लिख लेंगे पहले वाले को a 4 1, दूसरे वाले को लिख लिया 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 और तीसरे वाले को लिख लिया a 4 1। सर आपने तीन संख्याओं का, 3 मैट्रिक्स का गुणनफल तो नहीं पढ़ा है, 3 का हम नहीं करेंगे, 2 2 का करेंगे। तो पहले इसका इससे करेंगे। तो आपको बताया कि पंक्ति का स्तंभ से करना है, तो इसमें एक ही पंक्ति है तो ये तीनों स्तंभ से गुणा होगी। तो पहले इसका करेंगे 2a + 4 + 0, फिर करेंगे a + 0 + 2, फिर 2a + 8 -4। आगे वाला एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति का तीनों से सोल्व करेंगे। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 2a + 4 a + 2 और 2a + 4 a 4 1। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे, तो एक पंक्ति एक स्तंभ है, तो गुणा करना शुरू करते हैं। 2a स्क्वायर + 4 ऐसे किया, फिर इसका करेंगे 4a + 8, फिर इसका इससे करेंगे 2a + 4 बराबर 0।
समान वाले एक साथ लिख देंगे 2a² प्लस 8 और 4 4 8 और 2 10a प्लस 12 बराबर 0। अब आप इस जीरो को क्या लिख लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो आपको दिखेगा कि ये दोनों बराबर समान मैट्रिक्स हैं, कोटि समान है, 1 गुणा 1 की, और तो अवयव भी समान होंगे। तो जैसे आप तुलना करेंगे तो 2a² प्लस 10a प्लस 12 बराबर 0, 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो 5a प्लस 6 बराबर 0। दोबारा देख ले, पहले आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे पंक्ति से स्तंभ में, फिर जो रिजल्ट आया उसको दूसरे वाले से गुणा करेंगे, 3 का ऐसे करना है। फिर अब आपको गुणनखंड आते हैं, a² 2a प्लस 3a प्लस 6 बराबर 0, a प्लस 2 3 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से a प्लस 2 और a प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर -2 और a बराबर -3। ये आपके आंसर है। तो इस प्रकार हम समीकरण को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि a कोई मैट्रिक्स है तथा a² बराबर k - 2i2। देखो a² यानी इसका स्क्वायर करना है, k यानी कोई अचर राशि है, a मैट्रिक्स है, 2 अचर राशि है, और i का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स। सर ये नीचे 2 लिखा है तो क्या है, इसका मतलब है 2 कोटि का। तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो हर चीज आपको क्लियर होगी कि क्या क्या हमें गिवन और क्या हमें ज्ञात करना है। i यानी इकाई मैट्रिक्स जो हम पढ़ चुके हैं, और 2 यानी 2 कोटि का, और वैसे 2 कोटि का ही होगा, ये भी 2 कोटि का है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि a क्या है, 3 4 -2 -2। और हम संबंध लिखते हैं। संबंध अगर आप लिखते हैं तो आपको दिखेगा कि a² बराबर ki - 2i2, ये लिखा हुआ बच्चों। a² को आप लिख सकते हैं a गुणा a, तो मैं a का मान लिख देता हूँ 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2, फिर बराबर k a की जगह 3 -2 4 -2 और i की जगह 1 0 0 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, हमने लेफ्ट साइड वैल्यू पुट कर दी और राइट साइड वैल्यू पुट कर दी। अब इनको हम इससे गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से गुणा कैसे करेंगे, 3 का 3 से 3 3 9 और 4 का 2 से 4 2 8, 3 का 3 2 से 6 और 2 का 2 से -2 + 2 4, 4 का 4 3 12 -8 + 4। k का हम इसके अंदर गुणा कर देंगे, 3k - 2k, 4k - 2k। कैसे किया, प्रत्येक संख्या से गुणा होगा, इधर 2 को गुणा कर दिया, 2 0 0 2, आसान। फिर नीचे देखते हैं, 9 में से 8 गया 1 -2 -4 और -4 बराबर 2 मैट्रिक्स को घटाना, 3k - 2 माइनस का 2k, 4k और माइनस का 2k माइनस का 2। वापस समझे, इसको हमने इससे गुणा किया पंक्ति से स्तंभ को, यहाँ k से हमने प्रत्येक को गुणा किया, 2 से प्रत्येक को गुणा किया, 2 मैट्रिक्स को आपस में घटाया। ठीक है, अब दोनों तरफ आप देखें तो ये भी 2 गुणा 2 कोटि का, ये भी 2 गुणा 2 कोटि का, यानी समान मैट्रिक्स है। तो जब समान मैट्रिक्स है तो हम जैसे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो आप किसी भी अवयव की तुलना कर ले, आप चाहे तो पहले की इससे कर ले या इसकी इससे कर ले, किसी से भी कर ले, आंसर सेम आएंगे। तो पहले वाले कर लेते हैं। तो 3k - 2 बराबर 1, 3k बराबर 3, पाकस्थानांतरण हो गया, और k बराबर 3/3 1 आ गया। आपको लगेगा सर ये आपने पहले वाले को किया है, हम दूसरे वाले को करें तो दूसरे वाले को करके देखें। अब दूसरे वाले को करके देखेंगे तो -2k बराबर -2, k बराबर -2/-2, -2 से -2, जोर से बोलो, और घट गया तो क्या बचा 1। तो आप कैसे भी कर ले, क्या आएगा आंसर, k का मान वही आएगा, अतः k का मान 1 होगा। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि f(x) एक फंक्शन के रूप में मैट्रिक्स के रूप में लिखा हुआ है तो आपको प्रूफ करना है कि fa.fb = fa + b। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम f(x) लिख लेते हैं, cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है फलन के रूप में। ठीक है,
अब आपने पढ़ा है कि अगर मैं x की जगह a पुट कर रहा हूं, प्रतिस्थापन कर दिया एक तरीके से, तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। cos a माइनस साइन ए 0, साइन ए cos a 0, 0 0 1। ऐसे जब मैं एफ बी निकालूंगा तो जहां जहां x था वहां b हो जाएगा। cos b माइनस साइन b 0, साइन b cos b 0, 0 0 1। किसी के मन में आया कि सर ये 0 की जगह 0 ही क्यों रहा, क्योंकि देखो बच्चों हम किसकी जगह पुट कर रहे हैं, x की जगह, तो x की जगह क्या आएगा a, x की जगह क्या आएगा b, बाकी अचर राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ देखें कि मान लो कि अगर fx बराबर 3x + 5 तो आपने अगर x की जगह 2 पुट करा तो सिर्फ 2 की x की जगह तो 2 पुट होगा, 5 तो क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अचर राशि है। तो चीज क्लियर हुई, तो हमने ये फलन लिख दिया। अब अगर आप बात करें LHS की, तो LHS में हमें चाहिए FA.FB। FA लिख देता हूं cos A माइनस साइन A 0, साइन A cos A 0 0 0 1। ऐसे हम FB लिख देंगे cos B माइनस साइन B 0, साइन B cos B 0 0 0 1। दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे पंक्ति का स्तंभ से। तो cos का इससे करेंगे, cos A, आराम से देखना, cos B थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगी, cos का cos A cos B, साइन का करेंगे माइनस साइन A साइन B, फिर 0 का 0 से 0 गया, cos का इससे करेंगे माइनस साइन B cos A, और इसका करेंगे माइनस साइन A cos B प्लस 0, इसका इससे करेंगे 0 प्लस 0 और फिर 0। अब आओ इधर, साइन का दूसरी पंक्ति का कर रहे हैं, साइन का इससे करेंगे साइन A cos B, cos का cos A साइन B, और फिर करेंगे 0, यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखा, 0 लिख लेते हैं, फिर ये 0, फिर इसका करेंगे माइनस साइन B साइन A, फिर cos A cos B प्लस 0, और तीसरे में 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 का 0 से 0, 0 का 0 और 1 का 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 प्लस 1। चीज क्लियर हुई। अब अगर आप ध्यान से देखें समझें तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, इधर आप देखें तो माइनस साइन B cos A, कॉमन ले लेता हूं, प्लस साइन A cos B, इधर हमारे पास बचा 0, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। फिर यहां से आप फिर देखेंगे तो क्या बच रहा है, इसको हम सही देख लेते हैं, पहले प्लस वाले को cos A cos B माइनस साइन A साइन B 0, और लास्ट टाइम में 0 0 1। यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। फलन रखा, फलन में A और B रखा और फिर उनको दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मैं आगे सोल्व करूं, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि cos A माइनस cos B माइनस साइन B होता है cos A प्लस B माइनस साइन A प्लस B, 0 वैसे की वैसे, साइन A प्लस B cos A प्लस B 0 0 0 1। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा फलन सेम ही है, बस फर्क क्या आ रहा है, इस x की जगह आप पढ़ेंगे तो दिखेगा a प्लस बी, इस x की जगह a प्लस बी, 0 0 की जगह है, इस x की जगह a प्लस बी, इस x की जगह a प्लस बी, फिर 0 और 0 0 1। तो आपको क्या चीज समझ में आई कि फलन वही है, सिर्फ हमने x को क्या रिप्लेस कर दिया a प्लस बी से। जिन बच्चों को ये चीज यहाँ से समझ में नहीं आई तो वो चीज याद रखें, दो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होते हैं, cos A cos B माइनस साइन A साइन B बराबर cos A प्लस B, और एक होता है साइन A
कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए बराबर साइन प्लस ए प्लस। तो ये दो फॉर्मूले हमने काम में लिए हैं। इस प्रकार हमारा RHS आया और क्या हो गया, इतनी सिद्ध। तो क्लियर होगा। तो आज हमने इस वीडियो में मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म और मैट्रिक्स के घातों के बारे में पढ़ा और साथ साथ हमने उनके ऊपर कुछ बेस क्वेश्चंस भी किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सारे लोग जिनके पास भी कोरोना के टाइम पे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो ज़्यादा इस लेक्चर के थ्रू, वीडियो के थ्रू बच्चे पढ़ सकें और उनकी पढ़ाई खराब ना हो। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केमिस्ट्री के लेक्चर के लिंक दिया है, जिस पे जाके आप केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। उस चैनल की भी खास बात यही है कि उस पर भी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे, अच्छी तरह से पूरी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएगी और साथ साथ अच्छी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप उस चैनल को भी और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चे वीडियो को देख सके, बच्चे पढ़ सके, उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। थैंक यू।